हेलो बच्चों, कैसे हो सब? कैसे चल रहे हैं तैयारियाँ? मज़ा आ रहा है? सब लोग खूब पढ़ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? हम तो तुम्हारे शेड देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए जा रहे हैं। हमको उम्मीद लग रहा है कि तुम लोग भी अच्छे से याद कर रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो चलो पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। एक सीक्वेंस के साथ तुम्हारे क्लास को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ रहे होगे तो इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता है। तो बच्चे चलो उसी रिवीजन के ड्यूरेशन में आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वो हीट एंड टेम्परेचर है। हीट एंड टेम्परेचर क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। और क्या है हीट? उष्मा क्या है? उष्मा। जाड़े के दिन हो और अगर हीट मिल जाए, क्या बॉडी एनर्जेटिक हो जाता है? नहीं, ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्या लिखे कि दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी जो उष्मा की मात्रा कितना प्रोसेस्ड करेगा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला मास ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का मास कितना है उतना टेम्परेचर, उतना हीट लेगा। नेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी कैसा है, जैसा बॉडी रहेगा वैसा वो हीट एनर्जी देगा। और टेम्परेचर एंड राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं। क्या बोले, समझ में आया? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और यह उष्मा जिस वस्तु के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाएगा वह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उस वस्तु का नेचर कैसा है, और टेम्परेचर और राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और उस वस्तु का टेम्परेचर पहले से ताप कितना है और अब उसका ताप कितना राइज कर रहा है। इसका जो यूनिट होता है सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है, एसआई यूनिट जूल होता है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अब ऐसे तो तुम लोग को जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पढ़ना है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, लेकिन थोड़ा दो लाइन समझ लो। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या मतलब? इन्होंने कहा कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। इसी को कहते हैं हम लोग जूल्स लॉ। W प्रोपोर्शनल Q हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटेगा, J में टूटता है। इसी J को हम बोलते हैं क्या? J इज कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगर यहां से J का तुम मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। अगर Q को यूनिट ले लिया जाए तो J और W दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जूल एक वर्क है। जूल एक प्रकार का वर्क है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। क्या है? क्या बताएं? अभी क्या आया? तो आया कि J इज इक्वल टू W, लेकिन हर W को हम J नहीं कहेंगे। हर W को हम J नहीं कहेंगे। तुम यहां पर देखो क्या फॉर्मूला आया था, J इज इक्वल टू W बाई Q। तो अगर Q 1 हो, Q अगर 1 हो, Q क्या है? हीट है। अगर हीट 1 हो जाए उस समय प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट, क्या बोले? J उस वर्क के बराबर होगा जहां पर कितना हीट प्रोड्यूस हो जाए? यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। यूनिट क्वांटिटी इकाई मात्रा में अगर इकाई मात्रा में उष्मा प्रोड्यूस हो जाए, उत्पन्न हो जाए, इकाई मात्रा में उष्मा को उत्पन्न करने के लिए जितने वर्क की जरूरत होगी उसी को हम जूल इक्विवेलेंट कहते हैं। जूल का समतुल्यता का नियम, जूल के समतुल्यता का नियम कहते हैं। तो बेटा उष्मा हम लोग अभी पढ़े। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर, ताप। उष्मा की माप को हम क्या बोलते हैं? ताप कहते हैं। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अब ये गर्म होना ठंडा होना क्या है? उस वस्तु में कितना ज़्यादा उष्मा है, कितना कम उष्मा है, इसकी जो माप है इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। उष्मा ऊर्जा है जबकि ताप उसकी माप है। अच्छा समझना, उष्मा स्वयं ऊर्जा है लेकिन टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है, माप है। डिग्री में इसको मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्केल हैं, आगे जाओगे तो मैं अभी इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं कुछ देर तो हम इसके कुछ 5 स्केल तुमको बताएंगे। बहुत सारे चीज़ बताएंगे कि एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट है कि ये वस्तु कितनी ठंडी और कितनी गर्म है, इसकी जो माप है इसी को हम बोलते हैं
टेम्परेचर। इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, अगर कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं तो इसका टेम्परेचर ऐसे मेजर करते हैं, कुछ अगर डिजिटल देख रहे हो तो उसका टेम्परेचर लोग ऐसे मेजर करते हैं, अगर डिजिटल देख रहे हो तो ये डिजिटल हो गया। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी विच डिटरमाइंस वेदर इट विल गिव्स और रिसीव्स दैट हीट फ्रॉम अनदर बॉडी केप्ट इन कॉन्टैक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द लोअर। क्या मतलब? बहुत सारी चीज यहां पर मेरे को देखने का सुनने का मौका मिलेगा। क्या है ताप? ताप एक वह माप है जो हमें यह बताता है कि किसी वस्तु से ऊष्मा निकल रही है या वस्तु में ऊष्मा समा रही है। वस्तु से ऊष्मा निकल रही है या वस्तु में ऊष्मा समा रही है। अपने ही शरीर को तुम वस्तु मान लो ना, अपना बॉडी ही एक वस्तु है। अगर हमारे शरीर से ऊष्मा निकलेगी तो हमें ठंडी लगेगी, और अगर हमारे शरीर में ऊष्मा का एंट्री होगा, अगर ऊष्मा समाएगी तो हमें गर्मी लगेगी। अब कब हमारे शरीर से ऊष्मा निकलेगी और कब हमारे शरीर में ऊष्मा समाएगी? तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। उच्च से निम्न मतलब जिसमें ज्यादा ऊष्मा है उससे ऊष्मा निकल करके कम ऊष्मा वाले में जाएगी। ये तो सब बात समझ रहे हो। ये तो प्रवाह का नियम ही है कि प्रवाह फ्लो इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर। कोई भी चीज का पानी रख लो ना, मान लेते कोई रास्ता ऐसे है तो यहां पानी गिराएंगे तो ऐसे जाएगा, हमेशा हाई से लो की ओर जाता है। करंट ले लो ना, हाई से लो की ओर फ्लो करता है। तो ये तो प्रवाह का नियम है कि हमेशा उच्च से निम्न की ओर। तो ऊष्मा भी जहां उच्च ऊष्मा वाले वस्तु से निम्न ऊष्मा वाले वस्तु में समाएगा। अब देखो, जाड़े के दिनों में तुम उलेन कपड़ा से अपने शरीर को ढक के रखते हो। रीजन क्या है कि जब ठंडा का दिन आती है तो ठंडे के दिनों में वातावरण का जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से घट जाता है। इसका मतलब हमारा शरीर हाई टेम्परेचर वाला वस्तु हो गया और वातावरण लो टेम्परेचर वाला वस्तु हो गया। प्रवाह हाई से लो की ओर होगा, इसका मतलब हमारे शरीर से ऊष्मा निकल करके और वातावरण में जाएगी, और हमारे शरीर से अगर ऊष्मा निकलेगी तो हमको ठंडी महसूस होगी। इसलिए उलेन कपड़ा से, ऊन क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। तो उलेन कपड़ा से हम लोग इसको क्या ढक करके रखते हैं ताकि हमारे शरीर से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो। आग हमें गर्म क्यों लगता है? हमारे शरीर का ताप आग के टेम्परेचर से बहुत कम है। तो जब हम आग के संपर्क में होते हैं तो बहुत तेजी से ऊष्मा हमारे शरीर में समाती है, इसलिए हमको ज़्यादा जलन देता है। गर्मी के दिनों में अब बाहर निकलते हो तो कितना तेज धूप लगता है, बोले बाबा आज तो बहुत हाई टेम्परेचर है। क्या मतलब? हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है। जब हम वातावरण में पहुंचते हैं, जब हम रोड पर आते हैं तो वातावरण का ताप मेरे शरीर में समाएगा, और अगर मेरे शरीर में हीट समाएगा तो हमें गर्मी लगेगी, और हमारे शरीर से अगर टेम्परेचर हीट बाहर निकलेगा तो हमें ठंडी लगेगी। और इसका जो मेजरमेंट है कि किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इसकी जो माप है, इसी माप को हम बोलते हैं टेम्परेचर। और जिस चीज़ से मापा जाता है, जिस डिवाइस से मापा जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर एक डिवाइस है। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर बाथ। किसी वस्तु का ताप मापने का जो यंत्र है, जो डिवाइस है, उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। अब आते हैं इसकी स्केल ऑफ। ये देखो, थर्मामीटर घर में तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा, बुखार उखार हो जाता होगा तो इसको मापने में काम आएगा। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ टेम्परेचर, अभी तो तुम जब कोरोना का ड्यूरेशन था तो इस तरह का थर्मामीटर खूब देखो, कहीं भी जाता होगा तो ऐसे लगता गोलियां मार देगा क्या। और ऐसा वाला थर्मामीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर है, वो तुरंत ही बता देता है ताप को। ये देखो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर क्या करता है? डाले और रीडिंग। अब उसमें क्या हुआ, उसमें सबसे शुरू वाला में क्या है? पारा से नापना होगा। इसमें क्या होता है? सीधे लिख देता 98.3 लिख दिया तो पता चल गया कि हमारे शरीर का ताप 98.3 है। थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ, देखो थर्मामीटर बनाते समय तीन बातों पर, मेनली दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट और UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट। LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट और UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट, और एक होता है फंडामेंटल इंटरवल। इन दोनों में से
यूएफपी में से एलएफपी को माइनस कर देंगे तो फंडामेंटल इंटरवल मिल जाएगा। अब एलएफपी क्या है? एलएफपी इज आइस पॉइंट। अरे यार, थर्मामीटर बनाने से में दो चीज ध्यान देना पड़ता है, आइस पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। आइस पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, सॉरी स्ट्रिंग पॉइंट, इसको दो नाम होता है, हम एक ही चीज दोनों बोल दिए थे, सॉरी। आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या है और एक्सट्रीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो थर्मामीटर बनाने से में दो बात का ध्यान देना पड़ता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब जहां पिघलना शुरू होता है, जैसे बर्फ पानी में जहां पर कन्वर्ट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पानी जहां बॉयल होना शुरू होता है, जहां से वेपर निकलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो दो चीज पर ध्यान दिया जाता है और इसी दो बेस पर एलएफपी और यूएफपी बनाया जाता है। दोनों को अगर माइनस कर लोगे तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल। अब देखो बच्चा, ये बड़ा अच्छा चीज है। पांच तरह का स्केल होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर, केल्विन और रैंकिन। ये सबका ये जीरो स्केल से ज़्यादा मतलब नहीं है। तुम एलएफपी यूएफपी ध्यान दो, एलएफपी इसका ए होता है, यूएफपी इसका ए होता है। और किसी भी टेम्परेचर का जो एक फंडामेंटल फार्मूला तुमको हम दिए हैं, वो फंडामेंटल फार्मूला x माइनस एलएफपी अपॉन यूएफपी माइनस एलएफपी। x माइनस x जिसके लिए सेल्सियस के लिए तो C लिखना, फ़ारेनहाइट के लिए तो F लिखना, रैंकिन के लिए तो RA लिखना, केल्विन के लिए तो K लिखना। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले, एक हम तुमको यहाँ पर ऐसा फार्मूला देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑल इन वन है कि किसी को किसी में तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को रैंकिन में, केल्विन में, र्यूमर में, सब में किसी को किसी में ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा फार्मूला दे रहे हैं। तो अगर सेल्सियस लेते हैं तो उसका एलएफपी कितना है, स्केल में देख लो 0 है, और दोनों में से यूएफपी में से एलएफपी को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देख लो, एक हम करके केवल दिखा दे रहे हैं, एक केवल एक। देखो x का मतलब क्या हो गया, C सेल्सियस, x का मतलब सेल्सियस हो गया, माइनस एलएफपी, इसका एलएफपी कितना है 0। बोलो इसका यूएफपी कितना है, यूएफपी कितना है, सेल्सियस का यूएफपी कितना है, सेल्सियस का यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा गया है, नहीं सही है। यूएफपी कितना है, 100 है, और एलएफपी 0, तो क्या हो गया C/100। तो हम यहाँ पर क्या किया ना, डायरेक्ट लिख दिए हैं C/100, डायरेक्ट C/100। जैसे तुम अगर फ़ारेनहाइट का, चलो एक हम यहाँ पर थोड़े से हम लोग कंफ्यूज हुए थे, तो एक फ़ारेनहाइट का निकाल लो। तो x के बदले क्या लिखोगे, F लिखना, माइनस इसका लोअर कितना है, तो लोअर है 80, लोअर है 32, सॉरी लोअर है 32, अपर है 212 और फिर लोअर है 32। तो हो गया F माइनस 32/180, F माइनस 32/180, F माइनस 32/180। उस तरह से R का निकाल लो, K का निकाल लो, RA का निकाल लो, और सब क्या होता है आपस में बराबर होता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो, सबसे डिनोमिनेटर से तुम 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, यहाँ भी 20 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, 20 कॉमन लोगे तो 9 बचेगा, 20 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, 20 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, 20 कॉमन लोगे तो 9 बचेगा, इतना इज इक्वल। और ये जो फार्मूला आ गया, ये तुमको एक बहुत बेहतरीन फार्मूला तुमको मिल गया। ये पूरा का पूरा कंप्लीट फार्मूला, जबरदस्त फार्मूला है, किसी को किसी में तुम ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन तुमको कहता है कोई कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो खाली C के बदले 100 पुट कर दो, तो 100/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, एक कट गया 20 बार में। अब आ गया 9 दूनी 18, 180 इज इक्वल टू F माइनस 32 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 32, 2 8 3 11, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो, दोनों बात बराबर है। तो क्या मतलब हुआ कि हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर पाए। उसी प्रकार से तुम किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो इस फार्मूला के बेस पर। तुमको जो दिया हुआ है 100 और जो निकालना है 100, दोनों को ले लेना और आराम से निकल जाए। किसी को तुम बोलो हम किसी में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे किसी को बोलो, तुम बोलो हम बता देते। जैसे बाय द वे तुमसे कोई पूछे कि नहीं 200 सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन, 200 सेंटीग्रेड, तो C के जगह पर 200 लिखो अपॉन 5 केल्विन वाला ले लो, तो K माइनस 273/5, ये 5 कट गया, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 473 केल्विन। कोई भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन फार्मूला ये दिया हुआ है। तो बच्चे इस फार्मूला को खूब अच्छा से ध्यान रख लेना, रट के याद कर लेना, या निकालने के लिए भी अच्छा समझ लेना, तो ये तुमको बहुत काम आ जाएगा। मे भी अगर इस पर कभी कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा आ जाए तो तुम लोग इसको देख लेना। हाँ,
अब हम लोग आते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल का मतलब उष्मीय, उष्मीय। एक्सपेंशन का मतलब प्रसार, उष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया उष्मीय प्रसार। क्या उष्मीय प्रसार? देखते हो रेलवे लाइन का पटरी बीच में जगह छोड़ा हुआ रहता है। ये देखो, ये देखो, रेलवे लाइन के पटरी में यहां बीच में जगह छोड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? ये जगह छोड़ा हुआ है। क्यों जगह छोड़ा हुआ रहता है? क्योंकि कोई चीज उष्मा हीट होने से क्या होता है? फैल जाता है। ये देखो, अगर बाई जब नहीं छोड़ा जाता तो क्या हो जाता है? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। अब क्या हुआ, एक पटरी है यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दिया गया। इसको छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़, यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देता है ताकि ये हटे नहीं, इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ तो छोड़ा हुआ है, क्या हुआ? ज़्यादा हीट पड़ेगा तो ये उष्मा से प्रसार हो जाएगा। लोहे का बना होता है, ज़्यादा गर्म होने से लोहा फैल जाता है। तो फैलेगा तो फैल के कहाँ जाएगा? चलो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं कि दोनों, अब नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं उष्मीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है और उसमें एक्सपेंशन हो जाए, प्रसार हो जाए, जब वो फैल जाए, तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के अंतर्गत 3 बातें पढ़नी होती है, 3 बातें पढ़नी होती है, और एक के साथ 2 फ्री है। कोई भी अगर एक अच्छा से समझ लोगे तो खाली बाकी 2 वर्ड चेंज होगा और एक के साथ 2 फ्री हो जाएगा। तो बच्चे हम तीनों नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम केवल एक पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे। पहले को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ लेंथ, दूसरे को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ एरिया, तीसरे को बोलते हैं एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। लंबाई में वृद्धि हो सकता है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है, मतलब विस्तार हो सकता है, आयतन में विस्तार हो सकता है। तो लेंथ में जहां जहां एक्सपेंशन होगा वहां वहां एल लिखना, एरिया में सब जगह ए लिखना, वॉल्यूम में सब जगह भी लिखना, है ना? और ये जो प्रोपोर्शनल आएगा, चलो इसको हम और आगे जाकर के तुमको अच्छे से बता देंगे, पहले एक अच्छा से समझ लो। तो पहला अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हो लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब रेखीय, रेखीय। एक्सपेंशन का मतलब प्रसार ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस का रेखीय प्रसार। व्हेन ए मेटल रॉड इज हीटेड, अगर हम लोग किसी ठोस धातु के छड़ को गर्म करते हैं, इट एक्सपेंड्स इन लेंथ, तो उसका लंबाई बढ़ जाता है। किसी धातु को, किसी ठोस को, किसी लोहे को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर लंबाई बढ़ जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। मान लो कि पहले लंबाई एल था, अब गर्म किया गया, डेल्टा टी तक गर्म कर दिया गया, तो लंबाई में प्रसार हो गया डेल्टा एल। लंबाई में कितना प्रसार हो गया? डेल्टा एल। ए देख लो, ए प्रसार हो गया है। हम यहाँ से हीट किए तो क्या हो गया? ए बढ़ गया। तो ये जो डेल्टा एल जो बढ़ा, वो क्या बात, किस पर डिपेंड करेगा? तो पहले लंबाई कितना था उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस बात डिपेंड करेगा? कि कितना आपने उसको टेम्परेचर दिया। तो डेल्टा टी लंबाई पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों को एक साथ मिला लो, अगर इन दोनों को एक साथ मिला लो, तब हो जाएगा ना डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल इंटू डेल्टा टी, है ना? हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटेगा और यहाँ अल्फा में टूटता है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी, एल इंटू डेल्टा टी। अब ये जो अल्फा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा को क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक। दूसरा में क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तीसरा में क्या बोलेंगे? आयतन प्रसार गुणांक। अब यहाँ हम अल्फा से तोड़ेंगे, इसमें दूसरे में हम इसको बीटा से तोड़ेंगे और तीसरे में हम इसको गामा करेंगे। एल के जगह हम ए लिखेंगे दूसरे में, और तीसरे में हम इसी को भी लिखेंगे। तो बस यही सब छोटा मोटा चेंज है, और छोटा मोटा चेंज करेंगे तो एक के साथ 2 फ्री हो जाएगा, एक के साथ 2 बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लैंग्वेज लिटरेचर सब कुछ सेम सेम रहेगा, इसलिए तीनों को अलग अलग याद करने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? डेल्टा एल इज इक्वल टू, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। अब डिफिनेशन निकालने के लिए, अल्फा का डिफिनेशन निकालने के लिए एल को 1 मान लो, इस एल को 1 मान लो, डेल्टा टी को 1 मान लो, इसको 1 मान लो, डेल्टा टी। तो डेल्टा एल और अल्फा दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा उतना डेल्टा एल के बराबर होता है जिससे उसका ओरिजिनल लेंथ यूनिट हो और टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिट हो। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, अब यहां से डिफरेंशिएशन चालू होता है, वहां तक तो केवल सेंटेंस बनाया गया। इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। लेंथ भी कितना? पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। बड़ा एल को 1 मान लिया गया है,
ऑफ दैट सब्सटेंस व्हेन इट टेम्परेचर इज राइज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी कितना राइज किया गया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया गया है। ओरिजिनल लेंथ भी कितना, 1 यूनिट हो, और टेम्परेचर कितना राइज कर दिया गया, यूनिट डिग्री राइज कर दिया गया। उस समय उसके लेंथ में जो चेंज आया, जो एक्सपेंशन आया, इसी को हम अल्फा कहेंगे। बच्चा फिर से समझ लो। मान लो कि तुम्हारे पास एक कितना बड़ा तार है, कितना बड़ा तार है, एल तार है। अभी तत्काल इसको यूनिट मान लो 1 मीटर है, और इसको तुम डेल्टा टी राइज करवा दिए। अब इसका हीट राइज कर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कराने से बाय द वे ये इतना बढ़ गया, तो जितना बढ़ा उसी को हम अल्फा कहेंगे, वही अल्फा है। उस समय उसमें जो विस्तार हुआ, उस समय जो उसका डेल्टा एल है, इसी को हम अल्फा कहते हैं, और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चा उम्मीद करें कि तुमको फिगर समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग थोड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका हम एक कर देंगे और बाकी तुम 2 अपने से कर लेना। एक कर देते हैं और 2 तुम अपने से कर लेना। मान लो कि एक तुम रड लेते हो, एक छड़ लेते हो। पहले इसका टेम्परेचर है एल नोट, पहले टेम्परेचर है पहले लेंथ है एल नोट। अब तुम इसको टी डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे दिए। अब ये बढ़ गया, बढ़ करके अब हो गया एल टी। क्या मतलब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका लेंथ है एल जीरो, और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका लेंथ है एल टी। तो पहले बता दो टेम्परेचर कितना चेंज किया। तो टेम्परेचर T - 0 बोले तो T चेंज किया। बोलो लेंथ कितना चेंज हुआ, तो लेंथ हुआ एल टी माइनस एल जीरो। पहले एल जीरो था, अब एल टी हो गया। इसका मतलब एल चेंज हो गया एल टी माइनस एल जीरो। अभी तुम क्या फार्मूला पढ़े हो, अभी फार्मूला पढ़े हो कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा एल डेल्टा टी, यही पढ़े हो ना। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है चेंज ऑफ लेंथ। बोलो कितना लेंथ चेंज कर रहा था, तो एल टी माइनस एल जीरो। अल्फा तो रखो। बोलो ओरिजिनल लेंथ कितना था, तो ओरिजिनल लेंथ था एल जीरो, और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था टी। अब ऐसा करो, इस टर्म को इधर ले आओ, ए माइनस वाले को, माइनस एल जीरो को, मेरे फिंगर पर ध्यान रखना, ए माइनस एल जीरो को इधर ले आओ, तो हो जाएगा एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस अल्फा एल जीरो इंटू टी, और एल जीरो कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा टी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है। कभी भी जीवन में कहीं पर भी एक्सपेंशन का बात आएगा तो यही फार्मूला लगेगा। क्लास 12 में जब तुम रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो वहाँ भी ये फार्मूला तुमको काम आएगा। आर टी इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। कभी भी एक्सपेंशन हो, हीट के कारण कभी भी एक्सपेंशन होता है तो यही फार्मूला काम आता है बेटा। जहाँ जहाँ एक्सपेंशन होगा वहाँ वहाँ काम आ जाएगा, और एक ही के साथ सब हो जाएगा। तो बेटा बेसिक फार्मूला तुम्हारा बन गया एल टी इज इक्वल टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा टी। अब देखो, अब चेंज करने के लिए तुमको पूरा हम बात बता देते हैं। अब एक के साथ 2 फ्री है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ एल लिखोगे वहाँ वहाँ दूसरे में ए लिखना, वहाँ वहाँ तीसरे में भी लिखना। यहाँ अल्फा लिखोगे तो दूसरे में बीटा लिखना, तीसरे में गामा लिखना। जहाँ जहाँ लेंथ लिखोगे वहाँ वहाँ सेकंड वाले में एरिया लिखना, तीसरे वाले में वॉल्यूम लिखना। मेरे समझ से 3 चेंज करने के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब अभी तुम्हारा पहला फार्मूला क्या आया, पहला फार्मूला आया एल टी इज इक्वल टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा टी। बोलो जल्दी बोलो मेरे इंडियन बच्चे, जल्दी बोल दो। दूसरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यस ए टी इज इक्वल टू ए जीरो 1 प्लस बीटा टी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तीसरा बोल दो क्या होगा, अच्छा एक्सेलेंट, बहुत तेज हो, वाकई में इंडियन हो। हाँ 1 प्लस गामा टी। हम लोग चीटिंग करने में बहुत आगे होते हैं क्या, कोई हम लोग को सर्किट दिखा दे तुरंत उसका डुप्लीकेट बना देंगे। नहीं, अपने ताकत नहीं है, अपने भी ताकत है। तो ये हो गया फार्मूला। अब कोई तुमसे पूछे कि ये जो 3 चीज़ अल्फा बीटा गामा है, इसमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। तो ये रिलेशन भी तुम लोग ध्यान रखना, इस रिलेशन पर भी पूरा काम करना, रिलेशन भी पूरा का पूरा ध्यान रखना। करेक्ट। तो हम लोग का हो गया, क्या क्या हो गया, लीनियर हो गया, सुपरफिशियल हो गया और वॉल्यूमिक हो गया। लीनियर हो गया, सुपरफिशियल हो गया और वॉल्यूमिक हो गया। हम ऐसा करते हैं कि तुम तो लिख ही लेना, लेकिन जिसके पास लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसे तो हमारे सारे बच्चों के पास पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर करके हम थोड़े थोड़े हट भी जा रहे हैं ताकि तुमको पूरा नोट करने में सुविधा होगा। सुपरफिशियल खाली ओरिजिनल लेंथ ए हो गया, डेल्टा टी हो गया, मतलब एकदम डुप्लीकेट है, बहुत अच्छा से बनाया गया है। जो एक है वही बाकी है।
तो तुम क्या करना कि वीडियो को पाउच कर करके, और अगर नोट्स लिखना होगा तो लिख लेना। हम थोड़े से करके हट भी जा रहे हैं ताकि तुम वीडियो को पाउच करके लिख लेना। ऐसे चाहोगे तो अपने लिख लेना, अपने लिख के चेक कर लेना, लेकिन फिर भी हम हट जा रहे हैं ताकि तुम्हें किसी बच्चे को अगर समस्या हो तो यहीं से वो नोट कर लेगा। क्या करेगा, वीडियो को पाउच करेगा, रोक लेगा वहीं पर, इतना नोट कर लेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास का जो नोट्स बनता है वो इसी प्रकार से बनता है। पाउच करके वीडियो को रोक लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देख लो यहाँ भी क्या आ गया, AT = A01 + बीटा T। वहाँ पर क्या था, LT = L01 प्लस क्या था, अल्फा T था। तो एक के साथ 2 फ्री है। चलो हम वॉल्यूम वाले भी तुमको थोड़ा सा जल्दी से कर देते हैं ताकि तुम्हारे पास मटेरियल हो जाए। तो कोई बच्चे अगर इसमें लिखने वाले होंगे जो मेरे पास में भी 11 नहीं पढ़े होंगे, उनके पास ये नोट्स नहीं होगा, तो वो चाहेंगे तो लिख ले। गामा है, गामा तुम चाहो तो गामा को ऐसे लिख सकते हो, गामा को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करेगा वैसे लिखना, या अगर ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिख लेना। वीडियो को पाउच कर करके और पूरे को तुम अच्छा से लिख लेना। इसीलिए हम स्क्रीन पर एक बार ला दे रहे हैं। इसको अलग अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं है बेटा। एक अगर अच्छा से आप कर लीजिएगा तो एक के साथ 2 फ्री है। हाँ, कैलकुलेशन में 2 एक के साथ फ्री है, आराम से हो जाएगा। ए रहा, ए लिखिए। और हम क्या बताए थे कि अगर अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन लिखिएगा तो अल्फा = गामा = बीटा = 1:2:3। तो बच्चे आज हम लोग एक्सपेंशन के बारे में हम लोग अच्छा खासा यहाँ पर पढ़े, और बड़ा ही अच्छे तरीक़ा से पढ़े। मतलब एक टेक्निकल तरीके से हम लोग पढ़ लिए, मतलब एग्जामिनेशन को लेकर के। इसमें बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं अभी उतना ही बात यहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे अभी आप एग्जामिनेशन में लिख सके। इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई भी थीसिस देने का आपको प्रयास नहीं किया। ज़्यादा एक्सप्लेन भी मैंने नए एग्जाम्पल लेकर के ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि आप अभी जो क्लास कर रहे हो वो बिल्कुल एक पॉइंट को फोकस करके कर रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन में आप कैसे लिख सकते हो। तो बच्चे इस क्लास को आप अच्छा से करो, नोट्स भी अच्छा से बना लेना जिनके पास नहीं बना हुआ होगा। जिनके पास बना हुआ हो वो बिल्कुल अच्छे से आप 2 बार 4 बार सुनो अच्छे से। और बहुत अभी लेटेस्ट पढ़ाई हुई है तो तुम बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, तो इसको अच्छा से सुनो, अच्छा से करो। लेकिन बाय द वे हर बार की भांति अगर तुम्हें नहीं हो रहा होगा तो फिर मेरे से आप कॉल करके बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, या तो अभी मैं तो पर डे ऑफलाइन क्लास में आ रहा हूँ तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो। और अच्छे तैयारी करो, खूब बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस करो। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। अपने क्लासमेट को इनकरेज करो कि तुम ऐसा क्लास रिवाइज करो, इस पर कोई उनसे पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनको भी तुम इनकरेज करो कि भैया इतना अच्छा इंपॉर्टेंस क्लास सर दे रहे हैं, तो एक तरह गिफ्ट है एक तरह से कहो, तो उनको इनकरेज करो कि वो भी इस क्लास को करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी चीज़ यहाँ से जाए वो सारे के सारे चीज़ उनको मिलते रहे। तो चलो बच्चे, फिर नए क्लास में हम तुम्हारे पास नए मटेरियल के साथ आते हैं। ओके, बाय बाय।